Dear students, this is physics for class 12th, and as all of you know that we are dealing with electromagnetic induction and alternating current. And in the last lecture, we discussed self-induction, and today we are going to discuss mutual induction of two coils. Mutual induction is the property of two coils by virtue of which each opposes any change in the strength of the current flowing through the other by developing an induced EMF in each coil. Now let me explain it by considering two coils P and S placed close to each other. P is called the primary coil, which is connected to a cell through a key K, and secondary coil S. S is called secondary coil. It's connected to a sensitive galvanometer G as shown in P. So we have these are two coils. This is primary coil P and ये है secondary coil S. आप खुद देख सकते हो जो primary coil है ये वाली coil, it is connected to a cell S, that is, it is connected to a coil, it is connected to a cell of EMF E through a key K. Key means switch. यहाँ पे ये switch है, ठीक है। तो इस वक्त आप देख रहे हो switch ऑफ है because it is not connected. तो इस वक्त कोई करंट नहीं चल रहा है प्राइमरी कॉइल में, ठीक है। Now when key K is inserted मतलब है जब इसको हम ऑन करते हैं, key K को ऑन करते हैं, इसका मतलब हो गया इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं किसके साथ, इसके साथ, यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो करेगा प्राइमरी कॉइल में, ठीक है। तो करंट आई विल फ्लो इन द प्राइमरी कॉइल, ठीक है। इट विल फर्स्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग, पहले जीरो था, अब थोड़ा आगे हो गया टी डी मैक्सिमम वैल्यू सीटीडी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद करंट सीटीडी रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, मान लीजिए पहले ये 2 एम्पियर बन जाएगा, 3 एम्पियर, फिर 4 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर, 5 एम्पियर के बाद ये इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सीटीडी वैल्यू। उसके बाद फिर से मैं आपको दिखाऊंगा, पहले ये इस तरह इसका बन जाएगा, ये पहले इंक्रीज हो जाएगा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, फिर यहाँ पे जो है ये सीटीडी रहता है। ये नहीं जो आप दुकान से सेल लाते हो उसमें जो ही आप उसको स्विच ऑन करते हो तो करंट 5 एम्पियर पे सीधा पहुंच जाएगा, नहीं, पहले हमें पता है उसमें जीरो करंट, जब हम स्विच ऑन करेंगे तो करंट इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा ऐसा इंक्रीज हो जाएगा, चाहे बहुत कम टाइम में, 1 या 2 या 3 सेकंड में इंक्रीज हो जाएगा। 3 सेकंड के बाद ये सीटीडी रहेगा, लेकिन पहले ये इंक्रीज हो जाएगा 0, फिर 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, फिर 4 एम्पियर। 4 एम्पियर से ज्यादा ये सेल मान लीजिए करंट नहीं दे सकते एक सेल, तो इसका मतलब ये 4 एम्पियर के बाद ये 4 एम्पियर ही रह जाएगा। तो इसका जो ये बन जाएगा, यहाँ से ये सीटीडी रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ तक ये इंक्रीज हो जाएगा ऐसा ऐसा, यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से जो यह है इसको बोलते हैं सीटीडी वैल्यू इसका, जो फिर 5 एम्पियर रहेगा, मान लीजिए यहाँ से के बाद ये 5 एम्पियर रहेगा, ठीक है। तो ये 5 एम्पियर जो है ये बराबर आगे तक 5 एम्पियर ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये 4 एम्पियर था, यहाँ पे ये 3 एम्पियर था, ठीक है। यहाँ पे ये 2 एम्पियर था, यहाँ पे ये 1 एम्पियर था, यहाँ पे 0 था, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं हम, व्हेन द की के इज इंसर्टेड, जब आप की के को इंसर्ट करोगे इस प्राइमरी कॉइल में तो करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू a certain CTD मैक्सिमम वैल्यू, जो मैंने यहाँ पे 5 एम्पियर का रखा है, 0 बन जाएगा, फिर 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर के बाद ये इंक्रीज नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सेल जो है मान लीजिए ये सिर्फ 5 एम्पियर मैक्सिमम करंट दे सकते हैं। इसी तरह से अगर हम 2 सेल लाएंगे तो 10 एम्पियर दे सकते हैं, हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो 10 एम्पियर के बाद फिर इंक्रीज नहीं, उसको बोलते हैं सीटीडी वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। तो जब करंट इंक्रीज हो जाएगा, मान लीजिए हमें पता है when our current flows through a conductor, magnetic field is produced around the current. अब यहाँ पे जो 1 एम्पियर करंट था, जो मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, वो डिपेंड करता है करंट कितना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे जब when करंट वाज 1 एम्पियर, तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड वाज 1 टेस्ला। जब करंट 2 एम्पियर हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो गया, वो भी 2 टेस्ला बन जाएगा, ठीक है। जब करंट 3 एम्पियर हो जाएगा
तो मैग्नेटिक फील्ड बी भी 3 एम्पियर हो जाएगा, ये मैं 3 टेस्ला हो जाएगा, ये मैं आपको समझा। इसी तरह व्हेन द करंट बिकम्स 4 एम्पियर द मैग्नेटिक फील्ड बी विल आल्सो बिकम 4 टेस्ला, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इट मींस इफ द करंट इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड बी विल आल्सो इंक्रीज। और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है हमें पता है वहां पे फ्लक्स भी होता है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया फ्लक्स जो है फाई मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये बी इंक्रीजेस, ये बी इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एसोसिएटेड विद द कॉइल विल आल्सो इंक्रीज, फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। पहले हम क्या देख रहे हैं, करंट इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, तो करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट जहां पे होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बी भी इंक्रीज हो जाएगा। when magnetic field B increase the flux phi also increase, the flux phi associated or linked with the coil will also increase, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नाउ ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, अब छोड़ दिए, अभी हम मानते सेकेंडरी कोयल नहीं है, अभी प्राइमरी कोयल जो हम कल पढ़ा रहे थे आपको पिछले लेक्चर में, मान लीजिए अभी क्या है, सिर्फ प्राइमरी कोयल है, मान आप दिमाग से निकाल दीजिए कि वहां पे कोई सेकेंडरी कोयल है, ठीक है। तो ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन एंड ईएमएफ इज सेट अप इन द प्राइमरी कोयल पी, प्राइमरी कोयल में क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज चेंज हो रहा है, हमें पता है ईएमएफ उस जगह पे प्रोड्यूस होता है या इंड्यूस होता है जहां पे फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा, यानी जहां पे फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्लक्स चेंज हो गया, जो हमने प्रूव किया, फिर क्योंकि करंट चेंज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स चेंज हो गया, यानी इंक्रीज हो गया। तो फ्लक्स जब इंक्रीज हो गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सेट अप इन द प्राइमरी कॉइल, ठीक है। तो दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मान लीजिए उस इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर इसका ये पॉजिटिव है, हमें पता है ये सेल का पॉजिटिव है, ठीक है, और ये सेल का नेगेटिव है, और जो अब इसमें इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा वहां पे ये नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो उसका उस इंड्यूस ईएमएफ का जो करंट है वो उल्टा हो जाएगा। अगर ये करंट यहाँ से जा रहा है, ठीक है, सेल का, तो उसका करंट उल्टा होगा यहाँ से, तो दैट विल अपोज द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, यानी वो करंट को इंक्रीज होने नहीं देगा, ठीक है। दैट ईएमएफ विल नॉट अलो द करंट टू इंक्रीज, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा था अभी एक एम्पीयर से 2 एम्पीयर, 2 एम्पीयर से 3 एम्पीयर, 3 एम्पीयर से 4 एम्पीयर, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा था, तो फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा था, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वो उल्टा होगा, क्योंकि हम नेगेटिव साइड वहां पे लिखते हैं, जो ईएमएफ होता है वो माइनस डी फाइव बाई डी टी, नेगेटिव साइड यानी अपोजिट डायरेक्शन में वो प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे करंट को वो इंक्रीज नहीं होने देगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट विल अपोज द ग्रोथ ऑफ द करंट, ग्रोथ मीन्स द इंक्रीज ऑफ द करंट, जो सेल का करंट इंक्रीज हो रहा था उसको इंक्रीज नहीं होने देगा, उसको रोकेगा, ठीक है। नाउ एज कॉइल पी इज वेरी क्लोज टू कॉइल एस, जो हमने देखा है वहां पे, ठीक है, कॉइल पी इज वेरी क्लोज टू कॉइल एस, यहाँ पे आप देख रहे हो दिस दीज टू कॉइल्स, दैट इज कॉइल पी एंड दिस इज कॉइल एस, दे आर क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। So as coil P is very close to coil S, the magnetic flux phi associated with the primary coil P is also linked with the secondary coil. थोड़ा बहुत कम होगा, कम ज्यादा होगा, लेकिन जितना फ्लक्स किसके साथ एसोसिएट है P के साथ, उतना ही फ्लक्स किसके साथ होगा, सेकेंडरी कोयल के साथ। एंड एज फाई इंक्रीज, जिस तरह मैंने बोला कि जब हमने देखा प्राइमरी कोयल में, जब फाई इंक्रीज होता है एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप इन द प्राइमरी कोयल, सो फ्लक्स आल्सो इंक्रीज इन द this secondary coil and induced EMF will be also produced in the coil as secondary coil, ठीक है। This induced EMF is also opposes the growth of the current in the primary coil, so वो भी प्राइमरी coil में जो करंट ग्रो कर रहा था उसको भी वो ग्रो करने नहीं देगा, इंक्रीज होने नहीं देगा। तो अब दोनों कॉइल्स में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है, दोनों कॉइल्स में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, प्राइमरी कॉइल में भी वो भी करंट को इंक्रीज नहीं होने देगा, सेकेंडरी कॉइल में भी वो भी करंट, जो प्राइमरी कॉइल में करंट था उसको इंक्रीज नहीं होने देगा। अब उल्टा करेंगे, ठीक है, अब हम स्विच ऑफ करेंगे, यानी रिलीज करेंगे की को, व्हेन द की के इज रिलीज, यानी जब हम स्विच ऑफ करेंगे अब इसको, तो क्या हो जाएगा,
करंट आई इन द प्राइमरी कॉइल स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, मींस डिक्रीज, वो डिक्रीज हो जाएगा फ्रॉम सिटी, जो मैक्सिमम वैल्यू उसको 5 एम्पीयर था, फिर अब वो 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 के बाद 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब हमने स्विच, लेकिन वो एब्रप्टली 5 से छलांग नहीं मारेगा, 0 बन जाएगा। जब हम स्विच ऑफ करते हैं, अगर ये होता है, ये प्रोसेस जो डिक्रीज होता है वो कम टाइम में होता है, मान लीजिए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में भी हो सकता है, बट abruptly it will not jump from maximum CTD value to zero value. It will decrease but steadily. It will take some time. मान लीजिए 5 एम्पियर था, अब जो CTD वैल्यू था, मैक्सिमम वैल्यू था, वहां से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 3 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, फिर 1 एम्पियर, फिर 0 बन जाएगा। ठीक है, so it starts from starts decaying. Decaying means decreasing from CTD maximum value to 0, thereby डिक्रीजिंग। अब जब करंट डिक्रीज हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। जब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा तो फ्लक्स फाई जो है एसोसिएटेड विद द प्राइमरी कॉइल विल आल्सो डिक्रीज, एंड अगेन ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन एंड ईएमएफ इज सेट अप इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अगेन अपोज द डिकेइंग ऑफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। अब वो डिक्रीज नहीं होने देगा। पहले केस में जब वो करंट इंक्रीज हो रहा था उसको इंक्रीज नहीं होने दे रहा था, अब वो इसको डिक्रीज नहीं होने देगा, जो ईएमएफ इसमें सेटअप होगा। इसी तरह से as coil P is very close to coil S, the magnetic flux phi associated with the primary coil P is also linked with the secondary coil S. Sorry. So as primary coil P is very close to coil S, the flux linked with the primary coil is also associated with the secondary coil. Is also linked with the secondary coil. And as phi decreases in an induced EMF is also produced in the coil S. This induced EMF also opposes the decay of current in the primary coil. वो भी उसको डिक्रीज नहीं होने दे रहा है। Now the magnetic flux phi linked with the coil S is directly proportional to the current I flowing through the primary coil P. ठीक है, provided no magnetic material is placed nearby. क्यों? अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा जिस तरह से आपको पता है। एक्चुअली phi is proportional to B. किस तरह से आपको पता है phi is proportional to B? Because phi is equal to BA cos theta. ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया phi is equal to BA cos theta, it means phi is directly proportional to BA. B पे डिपेंड करता है, बट B किस पे डिपेंड करता है? B is directly proportional to I. ठीक है, क्योंकि जब जहाँ पे करंट होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, जितना करंट ज्यादा होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, इसीलिए दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट B is directly proportional to I. Phi is proportional to B. Phi डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड में, जितना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, और B उतना स्ट्रांग होगा जितना करंट ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ phi is directly proportional to B but B is directly proportional to I. It means that phi is directly proportional to I, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। और ये याद रखना, दिस I it is in the primary coil and phi, हम कह रहे हैं the flux phi linked with the secondary coil। ठीक है, क्योंकि जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल के साथ लिंक है उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक है, because they are close to each other. Therefore phi is directly proportional to I. और फिर हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो वहां पे हम इक्वलिटी लगाते हैं। ठीक है, तो इक्वलिटी लगाने के लिए हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तब ये प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो जाए। सो फाई इज इक्वल टू, एक तो आई लिखना और ये एम जो है एक कांस्टेंट है, एम जो है कांस्टेंट। सो वायर एम इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो मैंने लिखा है, और फाई इज एम आई, सो फाई वायर एम इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्शन में क्या लिखा था हमने? फाई इज इक्वल टू, ये वही है, उसी तरह से आपको ये समझना है। वहां पे हमने लिखा था फाई इज इक्वल टू एल आई। ठीक है, क्या लिखा था? फाई इज इक्वल टू एल आई, वहां पे निकला था, तो यहाँ पे क्या निकला? फाई इज इक्वल टू एम आई। ये देखो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू एम आई, तो एल क्या है? वायर
L is constant proportional and it is known as self inductance. But वो यहाँ पे M constant proportional and it is known as mutual inductance of two coils. Mutual inductance of two coils. Of the value of M depends upon the size, shape, relative separation and orientation of the coil. Coil की size पे depend करता है कि coil का size कितना है, ठीक है। फिर coil की shape किस तरह आपने बनाई है, और जो relative separation जो टू कॉइल्स है उनके दरमियान कितनी सेपरेशन है, वो एक दूसरे से कितने दूर है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे आपको देखा है कि वो कितने क्लोज है, लेकिन फिर कोई थोड़ा दूर रखेगा, कोई ज्यादा नजदीक रखेगा, तो उस पर डिपेंड करता है। एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, तो फिर आपने जो एंगल है बी का और एन का, वो कैसे आपने रखा, ओरिएंटेशन का मतलब थीटा कितना है, ठीक है। ओरिएंटेशन मीन्स थीटा कितना है, यानी एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड नॉर्मल टू द कॉइल एंड वो कितना है, उस चीज पे डिपेंड करता है। अब आपको याद रखना म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द कॉइल, जितना कॉइल का साइज ज्यादा होगा उतना म्यूचुअल इंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। शेप कैसी होगी, शेप पे डिपेंड करता है, शेप से उसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस एम है वो वेरी हो जाएगा। रिलेटिव सेपरेशन मींस दो कॉइल्स, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, वो कितनी दूर है एक दूसरे से, उस पर डिपेंड करता है। एंड ओरिएंटेशन, वो थीटा जो है एंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो कितना है, ठीक है, वो थीटा कितना है। ना फिर हमने उधर भी ये लिखा है, इफ आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, अगर करंट 1 एम्पियर होगा देन फाई विल बी इक्वल टू एम, जो मैंने वहां पे लिखाया था इफ आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, तो फिर हमने लिखा था सेल्फ इंडक्टेंस में फाई इज इक्वल टू एल। तो एक को आपको याद करना पड़ेगा, तो दूसरा आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन, जो यहाँ पे इक्वेशन है, अगर आई कितना होगा, जो ये आई है, if it is 1 ampere then phi will be equal to m, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। phi will be equal to m, ठीक है, ओके। 10, अब म्यूचुअल इंडेक्स क्या है, ये भी फ्लक्स के बराबर निकलता है, वहां पे भी लिखा था हमने। 10 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स phi linked with coil s, linked with coil s when a current of 1 ampere flows through coil p, यानी प्राइमरी कॉइल, जब प्राइमरी कॉइल में करंट 1 एम्पियर होगा, उस वक्त जितना फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के साथ लीक होगा उसी को हम बोलते हैं, वो उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, ठीक है। अगर उसके उस वक्त 10 लाइंस पास थ्रू दिस सेकेंडरी कॉइल एस, उस वक्त मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर, जो अगर 10 लाइंस पास होते हैं उसे, जब एक करंट एम्पियर फ्लो करता है प्राइमरी कॉइल में, तो 10 लाइंस पास होते हैं सेकेंडरी कॉइल से, तो फ्लक्स उस वक्त उस हो गया, उसका फ्लक्स हो गया 10, तो म्यूचुअल इंडेक्स विल बी 10, म्यूचुअल इंडेक्स विल बी 10 दैट टाइम, क्योंकि जितना फ्लक्स होगा उस वक्त सेकेंडरी कॉइल के साथ, उतना ही उसका म्यूचुअल इंडेक्स होगा। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस एक किस्म का फ्लक्स ही होता है, कब, जब करंट प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर होगा, तो उस वक्त म्यूचुअल इंडक्टेंस और फ्लक्स, या फ्लक्स बोलिए या म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलिए, एक ही चीज है। According to Faraday's second law of electromagnetic induction, E is equal to minus d phi by dt, ये आपने पढ़ा है, ये सेकंड लॉ बार बार आएगा आपको, ठीक है, याद यहाँ पे। तो E is equal to electromotive force, E जो induced EMF E होता है, that is equal to minus d phi by dt, और E will be equal to minus d by dt, और phi का वैल्यू कितना है, जो इस phi का वैल्यू हमें क्या देना है, एम आई, जो ऊपर आपने लिखा देखा है, ठीक है। अब एम कांस्टेंट है तो एम बाहर निकलेगा, तो इट विल बी माइनस एम डी आई बाई डी टी। नाउ अब इस इक्वेशन से देखिए, अब इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1, जो मैंने उसमें भी सेल्फ इंडक्टेंस में भी पढ़ा है आपको, देन ई विल बी इक्वल टू माइनस एम, और एम विल बी इक्वल टू माइनस ई, ठीक है। दस म्यूचुअल इंडक्टेंस एम ऑफ टू कॉइल्स, अब वहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्लक्स के बराबर निकला, और यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर निकला। सो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये फ्लक्स भी हो सकता है, ठीक है, जब प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पीयर करंट फ्लो करेगा, जो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स होगा उसी को आप म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। म्यूचुअल इंडक्टेंस एम ऑफ टू कॉइल इज इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा when the current in the primary coil is changing at the rate of 1 ampere per second। अब हमने देखा 1 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, फिर 4 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर, 5 एम्पियर के बाद वो इंक्रीज नहीं हुआ। अब ये 1 एम्पियर से लेके 2 एम्पियर जब वो बना, उसको कितना टाइम लगा, उसको 1 सेकंड लगना चाहिए। 2 एम्पियर से 3 एम्पियर बनने में 1 सेकंड लगना चाहिए, 3 एम्पियर से 4 एम्पियर बनने में 1 सेकंड लगना चाहिए, 4 एम्पियर से 5 एम्पियर बनने में 1 सेकंड लगना चाहिए। फिर जब डिक्रीज भी होगा 5 एम्पियर से 4 एम्पियर, 4 एम्पियर से, वो भी 1 1 सेकंड में होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है,
if the current changes in the primary coil at the rate of 1 ampere per second, then the EMF induced in the secondary coil is called the mutual inductance of the two coils. ठीक है? The SI unit of mutual inductance is Henry. SI unit क्या है mutual inductance का? Henry है. ठीक है? The SI unit of mutual inductance is Henry. जो वो सेल्फ इंडक्टेंस का भी हेनरी है और म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी हेनरी है. अब म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस हमने अब तक जो पढ़ा है सिर्फ ये फर्क दिखाई दे रहा है कि म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस में सिर्फ एक ही कॉइल होते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस में 2 कॉइल्स होते हैं. बस फर्क इतना ही. बाकी जो एक करोगे आप दूसरा भी आपको आएगा समझ में. वहां पर अभी यहाँ तक जो मैंने लिखा है फिर di/dt is 1 एम्पीयर पर सेकंड. ठीक है? देन E is equal to 1 वोल्ट. जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो 1 वोल्ट होगा. ठीक है? if EMF is 1 volt and di/dt is 1 ampere per second, then M is equal to 1 Henry. इसका मतलब हो गया if the current in the primary coil is changing at the rate of 1 ampere, जो मैंने बोला 1 एम्पीयर 2 एम्पीयर 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर, लेकिन एक एक सेकंड में हो रहा है, डिक्रीज भी एक एक सेकंड में हो रहा है. ठीक है? फिर अगर 1 वोल्ट ईएमएफ वो इंड्यूस करेगा किसमें? सेकेंडरी कोयल में. तब हम बोल सकते हैं कि इसकी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो 1 हेनरी है. मैंने बोल दिया आपको वो कितना इंड्यूस करेगा. अगर वो करंट 1 एम्पीयर के हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है 1 एम्पीयर पर सेकंड के हिसाब से, तो जो ईएमएफ उसमें इंड्यूस होगा, अगर 1 वोल्ट इंड्यूस हो गया किसमें? सेकेंडरी कोयल में ईएमएफ, तो उस वक्त आप बोल सकते हो कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स दैट इज 1 हेनरी. So mutual inductance of two coils is said to be 1 Henry when the current in the one coil, see primary coil, changes at the rate of 1 ampere per second and induces an EMF of 1 volt in the other coil. ठीक है? तब आप बोल सकते हो. अगर हम देख रहे हैं 1 एम्पीयर के हिसाब से करंट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है और सेकेंडरी कोयल में 1 वोल्ट EMF इंड्यूस हो रहा है, तो आप खुद बोल सकते हो कि इसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कोइल्स का वो 1 है. Now mutual inductance of two long solenoids. अब दो long solenoids हमने लेने हैं. ठीक है? उनको एक दूसरे के बीच में भरना है. Now consider two long solenoids P and S. एक को हम प्राइमरी रखेंगे नाम, दूसरा को रखेंगे सेकेंडरी. अभी हमने देखा है कि there was a little bit distance between the primary coil and the secondary coil. Now there will be no distance because वो एक दूसरे के अंदर भरने हैं. ठीक है? प्राइमरी कोयल को सेकेंडरी कोयल के अंदर घुसाना है. दोनों का जो लेंथ है, प्राइमरी कोयल का भी लेंथ L है, मान लीजिए 100 सेंटीमीटर है, और सेकेंडरी कोयल का भी 100 सेंटीमीटर. एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दोनों का भी बराबर है. ठीक है? जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उनका होगा वो भी बराबर. व्हेयर ए इज द रेडियस ऑफ वन टर्न ऑफ सोलेनॉइड. ठीक है? एंड L इज जो लेंथ है वो दैट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू द रेडियस ऑफ द टू कॉइल्स. लेट N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कोयल. प्राइमरी कोयल मान लीजिए 100 टर्न्स है उसमें, और सेकेंडरी कोयल में 110 टर्न्स है N2. ये देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा ये दो कॉइल्स है. ठीक है? सोलेनॉइड भी कॉइल होता है. दिस इज सोलेनॉइड. अब मैंने आपको बोल दिया है सोलेनॉइड और कॉइल में थोड़ा फर्क ये है कि जो सोलेनॉइड की कॉइल होती है वो इंसुलेटेड होती है. ठीक है? उसको आप हाथ लगा सकते हो. बस ये फर्क है. उसको इंसुलेशन ऊपर से होती है, उसमें करंट चलेगा, आप उसको हाथ लगा सकते हो. अब देखिए the magnetic field B on the axis of solenoid P at any point due to current I is given by B is equal to mu naught, and this is the magnitude of the magnetic field inside the solenoid. ये याद रखना. मैंने यहाँ पे आपको बताया भी ये जो solenoid है, अब इसका भी एक क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है. जहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है वो नॉर्थ पोल होता है, जहाँ पे करंट क्लॉकवाइज होता है वो साउथ पोल होता है. मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ. मान लीजिए करंट इस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्लॉकवाइज है क्योंकि घड़ी इसी तरह से चलती है, इस तरह से. ठीक है? घड़ी इस तरह से चलती है, तो करंट भी यहाँ पे इस तरह से चल रहा है. ठीक है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो करंट है दैट इज क्लॉकवाइज. सो दिस विल बी साउथ पोल, दिस विल बी साउथ पोल. और यहाँ पे आप देखोगे ये नॉर्थ पोल होगा. उस वक्त यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे करंट क्या होगा, एन और टी. एन टी क्लॉकवाइज. एन का मतलब होता है, जब आप एन टी बोलते हो इसका मतलब होता है नॉर्थ पोल, एन टी. ठीक है? एन में हालांकि ए एन टी आई, एन टी में पढ़ता हूँ एन अलग टी अलग.
तब उससे मुझे ये पता चलता है कि जो एन जब मैंने पढ़ा तो नॉर्थ पोल हो गया, तो ये नॉर्थ पोल है। अब जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है हमें पता है वो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है। ये मैग्नेटिक लाइंस क्या होते हैं आउटसाइड द सोलेनोइड, दे आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। लेकिन यहाँ जो जो अंदर आएंगे, यहाँ से अंदर से जो होगा सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, दैट विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये याद रखना। आउटसाइड द मैग्नेट, बार मैग्नेट भी जो है आउटसाइड द बार मैग्नेट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, बट इनसाइड द बार मैग्नेट और इनसाइड द सोलेनोइड इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो यो दिस इज बी, ठीक है। So what is the direction of B inside the solenoid? It is from south to north. And what is the magnitude? कितनी मैग्नेटिक फील्ड इस solenoid के अंदर पैदा होती है? आउटसाइड द, ये याद रखना, आउटसाइड द solenoid जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है उसको हम इग्नोर करते हैं, वो बहुत कमजोर होती है मैग्नेटिक फील्ड solenoid के बाहर, इसलिए हम इग्नोर करते हैं उसको, हम बोलते हैं कि आउटसाइड द solenoid there is no magnetic field at all. Though there is, but that is feeble, that is very weak, वो बहुत कमजोर होती है। लेकिन इनसाइड द solenoid जो होते हैं that is very strong, and that the magnitude of that magnetic field is given by B is equal to mu naught n I n1 I। तो n1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में, ठीक है। मान लीजिए अगर 100 टोटल 100 टर्न्स है प्राइमरी कॉइल में, तो लेंथ 100 मीटर है, इसका मतलब होगा एक जो n1 है वो एक निकलेगा 100/100, ठीक है। तो I जो है दैट इज द करंट इन द कॉइल, प्राइमरी कॉइल या P, ठीक है। अब जो बी है, अब मैंने यहाँ पे लिखा n1/L, n1/L, क्योंकि लेंथ जो है वो दोनों कॉइल्स की सेम है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो गया, ये जो मैंने यहाँ पे गोल बनाया था सर्कल, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो जो मैंने ये डायमीटर है, फिर खुद आप देख सकते हो रेडियस कितना है इसका। सो दिस विल बी B equal to mu naught n1/L I। Now area of n1 turns of primary coil A1 is equal to, जो प्राइमरी कॉइल की बात कर रहा हूँ, that will be equal to जो A है, A is the area of one turn, उसको मल्टीप्लाई करने पर पड़ेगा by number of turns of the primary coil, that is n1, so it will be n1 A or it will be n1 pi A square, pi square is the area of one turn of the coil। Similarly area of n2 turns of the secondary coil क्या निकलेगा, A2 निकलेगा हमें, n2A, ठीक है, n2A, and that will be n2 pi A square। Now magnetic flux phi linked with n2 turns of secondary coil, ठीक है, is given by, that will be actually फ्लक्स किसके बराबर होता है, BA cos थीटा, पर जब क्या एक टर्न होगा, n2 टर्न्स जो सेकेंडरी कॉइल में n2 टर्न्स है, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल विल बी n2 BA cos थीटा। अब थीटा कितना है, 0 है। मैं आपको ये दिखाऊंगा अभी कैसे 0 है, ये देखिए यहाँ पे ये है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल डालूंगा, यहाँ पे और यहाँ से डालूंगा नॉर्मल स्मॉल, ठीक है, दिस इज एन। अब यहाँ पे एन और बी के बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल बी 180, दैट विल बी पाई, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डालूंगा, यहाँ बी इस डायरेक्शन में है, दिस इज बी, ठीक है, और जो नॉर्मल वहां पे बनेगा दैट दिस विल बी द नॉर्मल, नॉर्मल भी उसी साइड में आएगा, तो यहाँ पे एंगल बन जाएगा डी और एन के बीच में 0, ठीक है। सो cos पाई और cos 0 दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, सॉरी, ठीक है। cos पाई इज इक्वल टू -1 एंड cos 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एंगल जो है, यहाँ पे हम जब इस साइड में देखते हैं एंगल इज 0, सो दैट इज cos 0 विल बी इक्वल टू 1, so phi will be equal to n2BA, because cos theta will be equal to cos 0, that will be equal to 1। So phi will be equal to n2BA और phi will be equal to n2, अब b का वैल्यू हमने निकाला है म्यू नॉट n1/L I, यहाँ तक तो ये b का वैल्यू है। मैं आपको यहाँ से लाइन डाल के भी दिखाऊंगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ b जो हमने ऊपर निकाला है। अगर आप खुद देखना चाहोगे
ठीक है। सो यहां से लेके यहाँ तक दिस इज द वैल्यू ऑफ बी आई तक, ठीक है। सो फाइव विल बी इक्वल टू एन टू म्यू नॉट एन वन बाई एल बाई ए, और फाइव विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, अब म्यू नॉट को मैंने बाहर निकाला, अब यू ही लिखा जो ऊपर इक्वेशन है वही लिखा, थोड़ा इसको एडजस्ट किया है, एन वन को एन टू को एन वन के पास लिया, म्यू नॉट एन वन एन टू आई लिखा है, फिर ए लिखा है, ठीक है। ए को नीचे लिखा है मैंने एल, ये एल जो है यहाँ पे, ये एल ये मैंने कहा लिखा है, ए के नीचे लिखा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा ये इक्वेशन फर्स्ट। आल्सो अभी हमने म्यूचुअल इंडेक्स में पढ़ा, म्यूचुअल इंडेक्स ऑफ टू कॉइल्स देयर फाई इज इक्वल टू एम आई, ठीक है। सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस वी गेट एम आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन वन एन टू आई ए बाई एल, ठीक है। तो इससे हमें क्या निकलेगा, एम विल बी इक्वल टू, वी गेट एम विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, ये म्यू नॉट है, ठीक है, एन वन बाई एन वन एन टू ए बाई एल, वाइल ए इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर। तो अब हमें पता चला अगर हमारे पास दो कॉइल्स है, ठीक है, एक हमें पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी कॉइल है उसमें कितने टर्न्स है, दैट इज एन वन। आपको एन वन कैलकुलेट काउंट करना है उसमें कितने टर्न, मान लीजिए उसमें 100 टर्न्स है। फिर आपको एन टू देखना है, सेकंड कॉइल में कितने टर्न, मान लीजिए उसमें 110 है, ठीक है। अब ए जो है फिर ए निकालना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आप खुद निकाल सकते हो, जो भी कॉइल हमने दिखाया आपको यहाँ पे, ठीक है, ये एरिया निकालना है आपको, ठीक है। और फिर आपको ये कॉइल की लेंथ थी, मान लीजिए लेंथ उसकी 100 मीटर थी। अगर आपको एग्जाम में ये प्रॉब्लम आएगी तो आपको फोन पता होना चाहिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स है, दैट इज म्यू नॉट एन वन एन टू ए बाई एल। अगर एक ही कॉइल होगी तो एन वन नहीं होगा उसमें, जो अपने सेल्फ इंडक्टेंस में, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड जो आपने पढ़ा है वहाँ पे म्यू नॉट एन ए बाई एल निकलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो टू कॉइल्स है तो एन वन और एन टू होना पता होना चाहिए। तो this is all about today's topic. Inshallah, our tomorrow's topic will be AC generator. Thank you for watching.